हेलो गाइस। आज हम लेक्चर नंबर 20 ले रहे हैं और 20 में हम एक टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं, द्रव्य तरंग या मैटर वेव। मैटर वेव एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट था जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी डिस्कवरी हुई और बहुत सारे जो इवेंट हो रहे थे उनकी एक्सप्लेनेशन हुई। तो फिलहाल हम मैटर वेव की बात करेंगे। देखिए, ये डी ब्रोग्ली की परिकल्पना थी। डेव ब्रोगली ने सिर्फ सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने प्रूव नहीं किया था। प्रूव किसी और साइंटिस्ट ने मिलकर किया, बट इन्होंने प्रूव नहीं किया था। बट इन्होंने एक कल्पना दी थी जो बाद में सच्ची साबित हुई। क्या कल्पना थी? तो इन्होंने पहले क्या देखा कि जो प्रकाश होता है, जनरली वो प्रकाश जब गति करता है तो वो तरंग के रूप में चलना चाहिए। बट प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, परंतु क्या होता है, वो सीधी रेखा में भी गति करता है। मीन्स तरंग प्रकृति भी है और कणिका प्रकृति है। तो जब प्रकाश के पास दोनों प्रकृति है, एक्चुअली होनी कौन सी चाहिए थी? तरंग प्रकृति, ठीक है। बट उसके पास दूसरी कौन सी थी? कणिका प्रकृति। उसी प्रकार इन्होंने सोचा कि अगर प्रकाश जो तरंग प्रकृति होना चाहिए था उसके पास कणिका प्रकृति भी है, दोनों प्रकृति है, तो प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। इसलिए क्या होना चाहिए कि अगर आप कोई द्रव्य कण है जिसके पास द्रव्यमान है, तो जब उसे फेंका जाएगा, जैसे एक बॉल है जिसके पास द्रव्यमान है, उसको फेंका जाएगा तो वो सीधी दिशा में गति करेगा। तो ये कणिका प्रकृति का गुणधर्म होता है। तो जब भी किसी वस्तु को जिसके पास द्रव्यमान है उसको फेंका जाए तो जनरली वो क्या होगा, वो कणिका प्रकृति दिखाना चाहिए, परंतु उनके पास एक द्रव प्रकृति, तरंग प्रकृति भी होनी चाहिए। मीन्स क्या था कि प्रकाश के पास तरंग प्रकृति होनी चाहिए तो उसके पास तरंग भी होती है, कणिका भी होती है। उसी प्रकार अगर किसी कोई कण है जिसे फेंका जाए या गति कर पाया जाए तो वो कणिका प्रकृति के अकॉर्डिंग सीधी दिशा में गति करना चाहिए, परंतु उन्होंने माना कि इसके साथ एक तरंग भी साथ साथ गति करेगी। इसलिए ये माना गया कि जिस प्रकार प्रकाश द्वैत प्रकृति का पालन करती है, वैसे भी कोई भी द्रव्य वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है वो भी गति करेगा, तो उसके पास भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, अर्थात कणिका प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी होनी चाहिए। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो मैं पहले बता दूं क्या मैंने लिखा है, उसके बाद आगे बात करेंगे। अतः यदि प्रकाश जो सामान्य तरंग प्रकृति दिखाता है उसके पास कणिका प्रकृति भी होता है, इसी प्रकार यदि कोई द्रव कण गति करता है तो उसके साथ साथ कणिका प्रकृति भी होनी चाहिए। ये कंसीडर किया था डी ब्रोगली ने, उसकी कल्पना थी, ठीक है। बाद में सच साबित हुआ था, वही लिखा है कि बाद में ये सच साबित हुआ था, ठीक है। आगे क्या चीज़ है देखते हैं। सभी द्रव्य कण और मैं क्या होते हैं पहले बता चुका हूँ कि द्रव्य कण का मतलब जिनके पास द्रव्यमान होता है। तो सभी द्रव्य कण जिनके पास द्रव्यमान होता है, ठीक है, गति करते हैं तो वो सीधी दिशा में गति करते हैं। सीधी सी बात है कि अगर एक बॉल को आप फेंकोगे तो सीधी दिशा में गति करता हुआ दिखेगा, वही बात है, दिशा में जाता हुआ दिखता है, परंतु उसके साथ एक तरंग भी होता है। परंतु उसके पास क्या है, सीधी दिशा में जाएगा, परंतु वो क्या है, एक्चुअली वो तरंग के फॉर्म में भी जाता है, ऐसे जाता है, बट वो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इस तरंग को क्या माना गया? द्रव्य तरंग। मीन्स अगर कोई कण जिसके पास द्रव्यमान है वो गति करे तो सीधी दिशा में जाता है, परंतु वास्तव में उसके साथ एक तरंग भी होता है, जिस तरंग को हम बोलते हैं द्रव्य तरंग, ठीक है। तो कोई भी द्रव्य कण का मतलब जिसके पास द्रव्यमान है गति करता है तो उसके साथ एक तरंग प्रकृति लगी रहती है, अर्थात वो तरंग भी उत्पन्न करता हुआ जाता है। इस तरंग को हम बोलते हैं द्रव्य तरंग, ठीक है। इस तरह की तरंगें बहुत कम होती है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता, परंतु यदि कण का द्रव्यमान बहुत ही कम हो तो ये दिखाई देगा। द्रव्यमान बहुत कम हो तो ये दिखाई देता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बना है वो देख लेते हैं कि प्लांक के और आइंस्टाइन के अनुसार जो हमने पहले क्वेश्चन देखी थी उसमें हमने देखा था कि E=h²। मीन्स जब भी कोई प्रकाश उत्सर्जित होती है तो फोटोन के फॉर्म में चलती है, और फोटोन की अगर आवृत्ति कितनी हो, न्यू हो, तो उसमें जो निहित ऊर्जा होती है वो होती E=h², राइट। परंतु तरंग का जो संवेग होता है उसका हमने एक फॉर्मूला इससे पहले मैंने जब फोटोन फ्लक्स पढ़ाया था और फोटोन घनत्व पढ़ाया था तो वहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो P=E/cb है। मीन ये क्या है हमारे पास, तो P है आपका संवेग, E क्या है आपका ऊर्जा, और C है प्रकाश का वेग। तो एक ये फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव करके दे रखा था उस टॉपिक में। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो P=E/c और यहाँ से E की वैल्यू निकाली जाए तो इक्वल टू होता है P/c। वैसे भी आप देख सकते P/c, वैसे भी देख सकते हैं E=mc², आप जानते ही जानते हैं। तो E=mc × c लिखोगे तो ये तो हो गया संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग,
तो P इंटू सी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला था E इक्वल टू पी सी और E इक्वल टू एच न्यू। दोनों को इक्वल किया गया कि दोनों का ये साइड सेम है तो ये वाला पार्ट भी सेम होना चाहिए। एल एच एस अगर सेम है तो आर एच एस भी सेम होना चाहिए। तो एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारे पास पी सी। तो एच न्यू इक्वल टू क्या है पी सी और न्यू की वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा और ये पी सी है। तो पहले भी आवर्ती जो होता है वो सी बाई लैम्डा होता है, राइट। सी से सी कट गया, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी आप देखिए एच बाई लैम्डा इक्वल टू पी है। तो अगर मैं यहाँ से लैम्डा निकालूँ उसको ट्रांसफर करूँ तो पी को नीचे लेना पड़ेगा, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होगा। यहाँ पर लैम्डा क्या है द्रव तरंग की तरंग दैर्ध्य, एच क्या है प्लैंक तरंग और पी क्या है कण के फोटोन का संवेग। ये याद रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ किसी द्रव्य कण के लिए नहीं लगता, ये फोटोन के लिए भी लागू हो सकता है। द्रव्य कण का मतलब जिसके पास द्रव्यमान है, जो आप जिसे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, जैसे वस्तु बॉल जिसके पास द्रव्यमान है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये फोटो जिनका द्रव्यमान आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते उनके लिए भी लागू होता है। तो ये फॉर्मूला द्रव्य कण के लिए भी लग सकता है और फोटोन के लिए भी लग सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे हम बोलते हैं द्रव्य तरंग की तरंग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और वो क्या है कि बार बार जो चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ वो रिपीट चीज़ यही है कि अगर क्या है कोई वस्तु है जिसके पास द्रव्यमान है, जब वो गति करेगा तो आपको सीधी दिशा में ज़्यादा वो दिखता है, परंतु जब उनको माइक्रोस्कोप लेवल पे देखा जाए तो वो बहुत हल्के हल्के तरंगें बनाता है। जैसे मैं तो इतना बना रहा हूँ जो आपको थोड़ा लग भी रहा है कि हाँ ऐसा हो तो दिख जाएगा, पर ऐसा इतना भी नहीं दिखता। इससे भी बहुत छोटी तरंगें होती है। तरंग जानते हैं ना, एक संघ और एक गर्त से एक तरंग बनता है। तो आप समझिए जितनी जगह में मैंने ये चीज़ बनाई है इतनी जगह में मैं एक तरंग बनाता हूँ, तो आप समझिए कि ये जब गति करेगा और इसका जो तरंग पैटर्न बनेगा इतने में ही हजारों तरंगें बन जाएंगे। तो नो डाउट वो आपको दिखाई नहीं देने वाला। तो सिंपल सा एक रीज़न यही था कि हर वस्तु के साथ जिसके पास द्रव्यमान है उसके साथ गति के समय कणिका प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी होती है और तरंग देह भी बनाता है बट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी और पी वे संवेग भी होता है एम इंटू वी होता है। बट ये वाला पैटर्न अगर आपको लगाना है, ये वाला पैटर्न लगाना है तो ये किसके लिए लग सकता है जनरली ये जनरली लगता है द्रव्य कण के लिए और जनरली ये आपके दोनों पैटर्न के लिए फोटोन के लिए और द्रव्य कण दोनों को लगता है। जनरली क्या होता है फोटोन का द्रव्यमान आपको मेंशन नहीं होता और अगर एम भी दे रहा है तो समझिए वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या किसी द्रव्य कण का द्रव्यमान दे रहा है, बट जनरली ये दोनों के लिए लग जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपने ये कहा कि अगर एक वस्तु है उसको फेंका जाए तो सीधी दिशा में हमें जाता हुआ दिखाई देता है, तो सीधी दिशा में जा रहा है तो ये तो कणिका प्रकृति है। तो आपने क्यों बोला कि अगर इस वस्तु को फेंका जाए जिसके बाद द्रव्यमान कण है तो ये द्रव प्रकृति तरंग प्रकृति भी दिखाएगा। तो मैंने अभी पिछले पेज पे दिखाया था कि एक्चुअली ये जो बॉल जब फेंकी जाती है ना वो एक्चुअली ऐसे ऐसे गति करती है, जाती ऐसी है, बट आपको जाता हुआ कैसा दिखता है सीधी दिशा में। तो ऐसा क्यों है, तो वो मैं यहाँ पर प्रूव करने वाला हूँ कि देखिए जो आप तरंगदैर्ध्य बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ना, तो आप एक तरंगदैर्ध्य जिससे मान लीजिए इतनी दूरी में बना रहे हैं एक तरंगदैर्ध्य, तो इतना होगा तो आपको दिख जाएगा, इतना भी हो तो दिख जाएगा। परंतु अगर मैं बोलूँ कि इतनी ही में हजारों लाखों तरंगदैर्ध्य बन रहे हैं तो क्या आपको सीधी ऐसा गति करता हुआ दिखेगा? तो आंसर है नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें वो दिखेगा तब जब बॉल ऐसे लहराए तो वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि इसमें तरंगें देखिए ये यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से ये आधा गर्त और ये आधा सुरंग स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एक तरंगें पूरी हो रही है। तो इतना बड़ा अगर तरंगें हो तो आसानी से दिख जाएगा, तो बॉल ऐसी जाती हुई दिखेगी। परंतु एक तरंगें आप समझिए डॉट है ना, इस डॉट में हजारों तरंगें पूरी हो जाएगी, ऐसे हजारों बन जाएंगे, तो क्या आपको वो दिखाई देगा? तो आंसर नहीं दिखाई देने वाला, इसलिए वो दिखाई देता। तो यही क्वेश्चन है, मैं ये प्रूव करने वाला हूँ कि जो भारी द्रव्य कण होते हैं उनके साथ तरंग प्रकृति होती है बट वो दिखाई नहीं देती, बट हल्के अगर द्रव्य कण हो तो उनके साथ द्रव तरंग होगी बट वो दिखाई देंगे। और क्यों दिखाई देते हैं उसका रीजन है। तो क्वेश्चन ये है कि भारी कणों के साथ द्रव प्रकृति क्यों नहीं दिखाई देती? अगर हम वस्तु को फेंकते हैं तो वो तरंगों की अकॉर्डिंग ऐसे क्यों जाते हुए नहीं दिखते? तो देखिए मान लेते हैं, माना कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 1 kg, एक बॉल ही मान लेते हैं, और उसको हमने कितने स्पीड से फेंका? तो आंसर है उसको हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, राइट है। तो यदि मैं उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूँ तो
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा ये फॉर्मूला है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। मीन्स जब आपने इस बॉल को फेंका है, कैसे फेंका है, ऐसे फेंका, तो आपको सीधी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर तरंग प्रकृति भी होनी चाहिए, ऐसे दिखनी चाहिए थी, क्यों नहीं दिखाई थी, तो उसका आंसर दे रहा हूँ मैं। देखिए, तो हमने क्या माना था कि बॉल को जिसका द्रव्यमान 1 kg है, आप कितने स्पीड से फेंक रहे हो, 10 मीटर पर सेकेंड। द्रव्य तरंग है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य भी होनी चाहिए। तरंगदैर्घ्य कितनी आएगी, तो आंसर है देखिए, यदि इस स्पीड से फेंका जाए तो उसका तरंगदैर्घ्य होगा h/mv का फॉर्मूला है, और h है प्लांक नहीं आता है, तो 6.63 × 10⁻34 अपॉन में m कितना है 1 kg, v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो आंसर है कि अगर आपको बॉल 1 kg का बॉल फेंका जाए, तो अगर उसके साथ द्रव्य तरंग लगी हुई है तो उसका तरंगदैर्घ्य होगा इतना, मीन्स 6.63 × 10⁻35 मीटर। इसका क्या मतलब है, समझ रहे हैं इसका मतलब है जो ये आप जो ये ऐसा तरंगदैर्घ्य बना रहे हैं ना, ऐसे वाला, अगर बॉल जाती और ऐसा दिखता तो हमको दिखाई देता, बट ऐसा जो तरंगदैर्घ्य बना रहे ना एक, इसके लिए वो जगह कितनी ले रहा है, तो उसका आंसर है 0.000000, लास्ट में 35 जीरो कर दीजिए तब जाके 6, इतनी जगह ले रहा है। मीन्स माइक्रो, नैनो, पिको, डेको से भी कम जगह ले रहा है। आप समझ रहे हैं, तो इतनी छोटी सी वैल्यू है कि ये तरंग जो बनेगा ना, वो पॉइंट, अगर पॉइंट भी बना लो ना आप पॉइंट, इसमें भी इस बॉल के हजारों तरंगदैर्घ्य बन जाएंगे। इसलिए जब बॉल फेंका जाता है तो ऐसे वो चाहता तो जरूर है, उसकी तरंगदैर्घ्य इतनी कम होती है कि वो आपको दिखाई नहीं देगा और सीधी दिशा में जाता हुआ दिख जाता है। इसलिए हमें इसके साथ द्रव्य प्रकृति नहीं दिखाती, सिर्फ कणिका प्रकृति दिखती है। परंतु इसलिए हम ऐसा बॉल के साथ कभी नहीं देखते, पर होता जरूर है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो देखो, इलेक्ट्रॉन को अगर हम गति की स्टडी करें तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, उसको भी हम कितने स्पीड से फेंके, मान कंसीडर कर रहे हैं, एजम्पशन कंसीडर कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं फेंक रहा हूँ, मान लीजिए आप, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसको ऐसा पैटर्न क्यों दिखाई देगा, उसको द्रव प्रकृति क्यों दिखाई देगा, तो उसका आंसर है कि अगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बाद द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, तो कणिका प्रकृति तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को फेंकोगे ना तो वो आपको एक्चुअली ऐसा जाता हुआ दिखेगा, मतलब आगे भी जा रहा है, सीधी दिशा में जा रहा है, परंतु वो तरंग प्रकृति भी, देखो आगे की तरफ यहाँ से फेंका आपने, आगे तक तो गया है, परंतु वो कौन सी प्रकृति भी फॉलो कर रहा है, तरंग प्रकृति भी फॉलो कर रहा है और कणिका प्रकृति भी फॉलो करता है। तो इस कंडीशन में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी कितनी, तो लैम्डा = h/mv, h की वैल्यू वही है 6.63 × 10⁻34, और ये है m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31, और ये जो v है, v वही माना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 7.2 × 10⁵ मीटर। ये क्या है, तो ये क्या है, बता रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हो, तो ये आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, कि इसका एक तरंगदैर्घ्य, ये जो तरंगदैर्घ्य है इसका एक, यहाँ से आधा ये सरंग और ये गर्द, ठीक है ना, इसका जो एक तरंगदैर्घ्य है वो कितनी जगह में बनता है, तो उसका आंसर है ये जो बनता है वो 7.2 × 10⁻⁻5 मीटर, मीन्स 0.00007 मीटर में एक तरंगदैर्घ्य पूरा होता है। तो इतना में बन सकता है। ये जस्ट कितना है, तो आप मान लीजिए माइक्रो के फॉर्म में है, कि मीन्स इसका जो तरंगदैर्घ्य बनेगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्घ्य बनेगा वो 1 माइक्रो का बनेगा। मीन्स mm से, अगर ये mm है ना, तो इस mm से भी छोटा बनेगा, कितना, 1000 टाइम छोटा। मीन्स इसमें 1000 तरंगदैर्घ्य बनने चाहिए, इसमें 1000 तरंगदैर्घ्य बनने चाहिए, तो बट ये आपको माइक्रोस्कोप से इजीली दिख जाता है। तो यही है कि अगर आप देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप फेंक रहे हो तो माइक्रोस्कोप जब देखोगे ना तो वो आपको यूँ जाता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा, कि इसकी तरंगदैर्घ्य की वैल्यू कितनी है 7.2 × 10⁻⁻5 मीटर, मीन्स आपको जस्ट 0.0007 मीटर में इसका एक तरंगदैर्घ्य बनता है। बट अगर वही हम बॉल की बात करें, एक बॉल जिसको हमने फेंका था 1 kg का बॉल था, उसका तरंगदैर्घ्य की वैल्यू कितनी है 6.63 × 10⁻35 मीटर। इसकी वैल्यू क्या थी 0.00 कितने जीरो
35 जीरो लगा के तब जाके उतनी जगह में एक तरंगदैर्घ्य बनता है। तो इसलिए बॉल का तरंगदैर्घ्य नहीं दिखता, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दिख जाता है। तो यही डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट कंसीडर किया था। और डी ब्रोगली ने क्या किया, ओवरऑल हम बता दूं कि इन्होंने सिर्फ एक परिकल्पना की थी, और परिकल्पना ये की थी कि अगर फोटोन को देखा जाए, ये प्रकाश स्रोत है, तो फोटोन को देखा जाए तो प्रकाश क्या है, फोटोन के फॉर्म में जाती है और प्रकाश तरंग के रूप में भी जाती है। तो ये वैसे प्रकाश का तरंग प्रकृति होना चाहिए, परंतु क्योंकि उसका द्रव्यमान दिखता नहीं है और द्रव्यमान दिखेगा नहीं और फील नहीं होता, तो वो तरंग प्रकृति है, परंतु वो कणिका प्रकृति भी रखता है और दिखाता है। ये प्रूव हो चुका, ठीक है। ऐसे डी ब्रोगली ने क्या बोला कि अगर एक वस्तु को फेंका जाए जिसके बाद द्रव्य है तो वो सीधी दिशा में जाता हुआ दिखता है, तो ये कणिका प्रकृति है, परंतु वास्तव में उसके साथ एक तरंग भी होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकाश की द्वैत प्रकृति है तो कण की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि भारी वस्तु अगर आप फेंकते हो तो वो आपको ऐसे जाता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? इसका आंसर है कि इसकी एक तरंग जो बनेगी, अगर मैं उसके एक तरंग बनाऊं तो ये कितने में बनेगा, 0.035 मीटर में बनेगा, और जो इतना कम है कि माइक्रोस्कोप लेवल से भी बहुत मुश्किल से दिखता है। परंतु अगर एक इलेक्ट्रॉन को फेंकोगे तो इलेक्ट्रॉन सीधी दिशा में जाता हुआ दिखता है, परंतु उसका पैटर्न हमें तरंग की इजीली दिखता है। इसलिए क्यों दिखता है? क्योंकि इसका एक तरंग है सिर्फ 0.000 मीटर में दिख जाता है, तो माइक्रोस्कोप से ये इजीली दिख जाता है, परंतु ये नहीं दिखता। परंतु भारी वस्तु के साथ भी द्रव्य तरंग होता है, बट वो फील नहीं होता है। जबकि जो बहुत कम द्रव्यमान वाले अवयव है, जैसे सब एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी गति करवाई जाए, क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो इनके साथ वो आपको दिखाई देगा। क्या चीज़ दिखाई देगा? तो आंसर है उसके साथ द्रव्य प्रकृति दिखाई देती है। तो यही था कि डी ब्रोगली ने कल्पना की कि यदि किसी कण को फेंका जाए जिसके बाद द्रव्यमान है, तो कणिका प्रकृति के साथ साथ उसके साथ तरंग प्रकृति भी होनी चाहिए। और बाद में इसी के साथ प्रूव हुआ, जो हम कभी और डिस्कशन करेंगे, जिसके साथ यही प्रूव हुआ कि अगर एटम या अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, नाभिक की बात कर रहे हैं, और ये ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन, पहले वाले साइंटिस्ट ये मानते थे कि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है, इसलिए कणिका प्रकृति होने के कारण ये सीधी दिशा में ऐसे गति करता रहता है, यूं गति करता रहता है। पर बाद में यही प्रूव हुआ द्रव्य तरंग के बाद कि एक्चुअली ऐसे नहीं करता, वो तरंग के पैटर्न में यूं ऐसे, मीन्स वो आगे भी जा रहा है, देखिए आप, वो आगे भी जा रहा है, और परंतु वो द्रव्य प्रकृति भी पूरी कर रहा है। तो शायद मे भी ये डायग्राम सही नहीं बने, बट ऐसा ही है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि वो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वास्तव में वो वृत्ताकार गति नहीं करता, वो तरंग आगे भी जाता है और तरंग की प्रकृति का भी पालन करता है। मीन द्रव्यमान भी है, कणिका प्रकृति भी है, और साथ में तरंग प्रकृति भी है। यही डी ब्रोगली की परिकल्पना है, जिनको बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने प्रूव किया, और वो हमारे सिलेबस में है, उनकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।